हेलो दोस्तों, कैसे हो। और दोस्तों, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की। लॉकडाउन का फायदा उठाइए, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। ये दोस्तों हमारा रहेगा पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए क्या है, आपको दोस्तों चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करेंगे कांग्रेस के उदारवादी चरण से। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आप चैनल को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं मेंस। इसके लिए क्या है आपको, चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, कांग्रेस का उदारवादी चरण। भारतीय पुनर्जागरण में दो तथ्य उभर कर आए थे, एक था पाश्चात्यवादी, दूसरा था परंपरावादी। कांग्रेस के उदारवादी चरण पर पाश्चात्यवादी तत्व हावी रहे थे, वहीं आगे उग्रवादी चरण पर परंपरावादी तत्व प्रभावी रहे थे। अब दोस्तों, पाश्चात्यवादी और परंपरावादी, और आपको ये वर्ड टफ लगते हैं। देखो, पाश्चात्य यानी पश्चिम से संबंधित है, यानी कि जो पश्चिमी देश थे उनसे हमारे ये जो उदारवादी नेता थे वो प्रभावित थे। वहीं परंपरावादी यानी जो उग्रवादी थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, लाला लाजपत राय थे, ये अपने ही परंपरा से थे। हमारी परंपरा कभी गुलाम रहने की नहीं रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1885 से 1905 के मध्य कांग्रेस के इतिहास को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इन आरंभिक उदारवादी नेताओं में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, टी आनंद चार्लू आदि थे। आगे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह जैसे नेताओं का उद्भव हुआ। यहां तो कोई दिक्कत, आपको पता चल गया होंगे हमारे उदारवादी नेता कौन से हैं। अब देखते हैं इस काल को उदारवादी चरण क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इस काल को कौन सा काल, ये काल है आपका 1885 से लेके 1905 तक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उदारवादी काल है। इसे क्यों कहा जाता है, देखो क्योंकि इस समय जो नेता थे इन पर ब्रिटिश चिंतक एडमंड बर्ग एवं जेम्स मिल के विचारों का प्रभाव था, तथा ये भारत पर संवैधानिकता के आधार पर शासन चाहते थे। इनके विचार में यह शासन प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से संभव था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये पूंजीवादी मॉडल तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि हमारे भारत में पूंजीवादी मॉडल होना चाहिए और व्यक्ति स्वतंत्र होने चाहिए। आज देखते हैं तीसरा पॉइंट। इन्हें ब्रिटिश की न्यायप्रियता में विश्वास था, यानी सबके सब ये ब्रिटिश पर विश्वास करते कि ये हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग। ठीक है, तथा ब्रिटेन के साथ भारत के संपर्क को भारत के लिए उपयोगी मानते थे। ठीक है, ये चाहते थे अगर भारत का संबंध ब्रिटेन से रहेगा तो कहीं ना कहीं इसमें भारत के लिए फायदा है। और देखा जाए दोस्तों तो भारत के लिए इससे फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। देखो, फायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ रेलवे आई, टेलीफोन्स आया, डाक सेवा आई, पुलिस प्रशासन मॉडल्स आए, कई सारी चीजें हमें मिली भी, तो फायदा भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रिटेन ने हमें सिर्फ लॉस ही लॉस दिया, घाटा ही दिया है। हमें नुकसान तो हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था में, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ एडवांस या कुछ मॉडल भी मिले हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी मिली। आगे देखते हैं। ये क्रमिक रूप में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे, यानी ये चाहते थे हमारा जो लक्ष्य है हम उसे स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे, कोई लंबी छलांग नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहली सीढ़ी पर रख के छलांग मार के लास्ट की सीढ़ी पर पहुंच जाए ना, हम सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। क्या इसकी मांगे केवल अभिजात्य वर्ग एवं मध्यम वर्ग से संबंधित थी? दोस्तों, सोचने वाली बात है ये, अथवा जन सामान्य से संबंधित थी। अब देखते हैं किससे संबंधित थी। देखो, ये काट दो दोस्तों, ये ऊपर वाला ही है कॉपी पेस्ट, ठीक है ना, हटा दो। आगे देखो, इनकी अनेक मांगे मध्यम वर्ग से संबंधित थी, परंतु इन मांगों को
केवल मध्यम वर्गीय मांग के रूप में न देखकर राष्ट्रवादी मांग के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी इनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो मध्यम वर्ग से संबंधित तो हैं, लेकिन हमें राष्ट्रवादी मांग के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत की स्वतंत्रता के लिए ही काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए विधानमंडल में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो तथा विधानमंडल की शक्ति में विस्तार हो, वायसराय की परिषद में कुछ भारतीय सदस्यों को लिया जाए, प्रेस को आजादी मिले। ठीक है दोस्तों, विदेशी वस्तुओं पर चुंगी लगाकर भारतीय उद्योगों को सुरक्षा दी जाए, ये सब हमारे राष्ट्रीय हित में ही है आदि। परंतु इनकी कुछ मांगे विशुद्ध रूप से, ये दोस्तों ना कर लेना है, परंतु इनकी कुछ मांगे विशुद्ध रूप में निम्न वर्ग से संबंधित हुई थी, जैसे भू राजस्व में कमी की जाए, निम्न वर्ग से संबंधित है। अकाल की घटना से राहत मिले, चाय एवं कॉफी बागानों में श्रमिकों का शोषण रोका जाए, ये सबके सब निम्न वर्ग से संबंधित हैं। श्रमिक हैं सब निम्न वर्गीय होते हैं ज्यादातर। आगे देखते हैं दोस्तों, अगले ठीक है, उदारवादी राजनीति का योगदान, यानी भारत के लिए उदारवादी राजनीति ने क्या दिया है देखते हैं। इन्होंने भारतीयों को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। पहला चीज क्या दिया कि हमें इन्होंने आधुनिक राजनीति से इंट्रोड्यूस कराया है। दूसरा, इनके प्रभाव में 1882 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया, इनके प्रयासों से आया, जिसमें पहली बार विधानमंडल में चुनाव का प्रावधान रखा गया। ठीक दोस्तों, आगे देखो तीसरा पॉइंट देखते हैं। सबसे बढ़कर दादाभाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे उदारवादी नेताओं ने धन की निकासी की अवधारणा लाकर भारत में ब्रिटिश शासन के वास्तविक चरित्र को उद्घाटित किया। यानी दादाभाई नौरोजी एक थ्योरी लाए थे, ड्रेन थ्योरी, और आरसी दत्त ने भी कई सारी बुकें लिखी थी इकोनॉमी के ऊपर। इन्होंने क्या है, ब्रिटिश का जो असली चेहरा है उसे सामने लाने की कोशिश की थी कि ये हमारे उद्योग को, हमारे धन को किस तरह से यहां से निकाल के ले जा रहे हैं। ठीक है ना। अतः आगे आने वाले सभी कालों में, ठीक है, चाहे वह उग्रवादी चढ़ हो अथवा गांधीवादी धन की निकासी की अवधारणा के आधार पर, अथवा गांधीवादी दोस्तों को लगा लेना है, ठीक है, ब्रिटिश शासन का प्रहार किया जाता रहा। यानी आगे वाले जितने भी लोग आए, उदारवादी रहे या क्रांतिकारी रहे या उग्रवादी रहे, कोई भी रहा, सबके सब इस चीज को फॉलो करते रहे। आगे देखते हैं उदारवादी नेताओं की निम्नलिखित विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या थी? इनकी विशेषताएं ये क्या है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, यानी सबके सब क्या थे, एजुकेटेड थे, पाश्चात्य संस्कृति की उपज थे। ठीक है, ये सबके सब कहाँ थे, पाश्चात्य यानी पश्चिम से ही अपना प्रेरणा स्रोत ले रहे थे। आगे पश्चिम के पूंजीवादी मॉडल तकनीकी और औद्योगिकरण से अत्यधिक प्रभावित थे। यानी जो पश्चिम का पूंजीवादी मॉडल था, उनकी तकनीकी तो जो उद्योग था उससे बहुत ज्यादा ये मतलब इफेक्टिव थे, प्रभावित थे। ये भी चाहते थे भारत में भी इसका विकास होना चाहिए, जैसे रेलवे, डाक, कार सेवा, टेलीफोन सेवा, कई सारी सेवाएं थी। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट, पश्चिम की उदारवादी विचारधारा, संवैधानिक सरकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का उन पर गहरा प्रभाव था और वे भारत में भी इसे लागू देखना चाहते थे। अगला चौथा पॉइंट दोस्तों, वे ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखना चाहते थे, भारत के लिए उपयोगी मानते थे। दोस्तों इनका कहना था अगर भारत ब्रिटेन के साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं फायदा ही उठाएगा, ऐसा इन लोगों का मानना था। अतः वे ब्रिटिश शासन में सुधार चाहते थे, यानी ये चाहते थे ब्रिटिश शासन अच्छा है लेकिन थोड़ा सा उसमें सुधार हो जाए, बाकी सब ठीक है, यानी बाकी सब ऑल इज वेल। अगर देखो ब्रिटिश शासन का अंत नहीं है, ये सुधार चाहते थे, ब्रिटिश शासन का अंत नहीं चाहते, यानी कि ये चाहते हैं कि भारत पे ब्रिटिश शासन बना रहे लेकिन थोड़ा सा रिफॉर्म के साथ। आगे देखो उन्हें ब्रिटिश की न्याय प्रियता में विश्वास था, ये चाहते थे ब्रिटिशर्स जो है हमारे साथ न्याय करेंगे, अन्याय नहीं। और वे भारत के शोषण के लिए
भारत में शासन करने वाले मुट्ठी भर अंग्रेजों को उत्तरदायी मानते थे। यानी ये कह रहे थे ब्रिटिशर्स सारे शोषण वाले नहीं हैं, जो भारत में शासन कर रहे हैं, जो भारत में नौकरी कर रहे हैं, तो वही मुट्ठी भर अंग्रेज हमारा शोषण करते हैं। अर्थात उनके विचार में भारत में शोषण में, भारत में शासन करने वाली ब्रिटिश नौकरशाही उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।